8. इंसान फर्ज को सिर्फ निभाता है और जिम्मेदारी को सिर्फ ढोता है। दोनों ही से उसे प्यार कभी नहीं हो सकता। पर बोझ वो तो ना कोई निभाना चाहता है ना उठाना। मैं भी ऐसा ही बोझ अपनों पर, इस दुनिया पर, और बोझ की इस जिंदगी के पिंजरे से मुझे अब आजाद होना है। नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। फोन के वॉइस रिकॉर्डर पे इतना कहकर सी लिंक ब्रिज के रेलिंग पर खड़ी रितिका ने अपनी बाहें हवा में फैला दी। उसकी रोई आंखों में एक चमक आई और एक आजाद सी मुस्कुराहट उसके होठों तक आते रितिका ने आंखें बंद कर लीं। अब से ठीक 24 घंटे पहले रितिका एक लग्जरी सैलून में अपनी एंगेजमेंट ड्रेस का वेट कर रही थी। उसकी स्टाइलिंग के लिए उसकी दादी मिसेस राजनंदिनी ने एक ब्रांडेड पार्लर में प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया था। इंडिया की रिचेस्ट पर्सनैलिटीज को स्टाइल करने वाले स्टाइलिस्ट वहां रितिका को तैयार कर रहे थे, मगर वो किसी वजह से डरती हुई अपने नाखून चबा रही थी। Ritika darling, stop being so nervous. Once you are in a dress, you gotta blow everyone's brain away. ये कहकर रितिका की स्टाइलिस्ट बाहर चली और वहां अपनी रिसेप्शनिस्ट से झुंझलाती हुई कॉल पर बोली, 1 घंटे से मेकअप कर रही हूँ और उस लड़की का चेहरा दुल्हन तो छोड़ो, एक्सेप्टेबल भी नहीं बना पा रही। आई एम टायर्ड नाउ। किसी जूनियर मेकअप वाली को भेजो इस खंडहर के रिपेयर के लिए। थोड़ी देर बाद एक जूनियर मेकअप आर्टिस्ट को आता देख रितिका और भी नर्वस हो गई। जी कहाँ है? मैम, उनकी कोई दूसरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ गई है। आपका बाकी मेकअप अब मैं कंप्लीट करूंगी। My white spots are still visible. रितिका ने ये कहते हुए मेकअप डेस्क से ब्राइटेस्ट कंसीलर उठाकर खुद ही चेहरे पर मलना शुरू कर दिया। घबराई हुई रितिका को देख उसकी दादी ने रूम के अंदर आकर उसे पीछे से बाहों में भर लिया। ओह मेरी जान, तुम्हारे व्हाइट स्पॉट्स बिल्कुल नहीं दिख रहे। विक्रम जब मेरी बच्ची की आंखों में देखेगा ना तो 1 सेकंड में तेरा दीवाना हो जाएगा। आई स्वेयर। ये लो बेटी, तुम्हारी ड्रेस भी आ गई। नाउ गेट रेडी। दादी के प्यार भरे अल्फाज रितिका के चेहरे पर एक मुस्कान ले आए, मगर उसके बाहर जाते ही रितिका ने मेकअप आर्टिस्ट को दोबारा ब्राइट कंसीलर और फाउंडेशन थमा दिया और बड़बड़ाने लगी। क्या गॉड, आपको भी सारी खुन्नस मुझसे ही निकालनी थी। बचपन में मॉम डैड को मुझसे छीन लिया और फिर ये व्हाइट स्पॉट्स दे दिए। ऐसी बीमारी जिसका नुकसान बॉडी को नहीं होता बट सोल उसको रोज चकनाचूर करती है। आज भी कभी आईने में अपना चेहरा देखती हूँ तो मुंह फेर लेती हूँ। जो चेहरा खुद मुझे नहीं पसंद उसे कोई और क्या पसंद करेगा? पता नहीं विक्रम मुझे पहचान भी पाएगा या नहीं। 20 साल बाद मिलूंगी उससे। हड़बड़ाई सी रितिका खुद से बातें करती रही और तब तक जूनियर स्टाइलिस्ट ने उसे तैयार कर दिया। राजनंदिनी पैलेस को एक इलेबोरेट स्टाइल में सजाया गया था और ये सब कुछ होना लाजमी था क्योंकि शहर के सबसे सक्सेसफुल और रईस लॉयर राजनंदिनी की पोती की एंगेजमेंट जो थी वो भी उनके ही अपने पुराने फैमिली फ्रेंड दिगंबर वर्मा के बेटे विक्रम से, जो दुबई में शिपिंग बिजनेस चला रहा था और हाल ही में उसे वहां का गोल्डन वीजा भी मिल गया था। ऐसा ही और एक किरदार थी राजनंदिनी की छोटी बहू रितिका की चाची रोशनी पंडित। चेहरा तो अप्सरा की तरह था मगर जबान पे सिर्फ कड़वी जहरीली बातें। जैसे ही रितिका सबके सामने आई, उसे देख जहां हर कोई एक्साइटेड था वहीं रोशनी ने उसे देखकर एक फेक मुस्कुराहट के साथ उसे गले लगा लिया। वाह रितिका, कितना सुंदर गाउन है तुम्हारा। बस मेकअप थोड़ा कम रह गया। थोड़ा और कर लेती तो इसे मेकअप नहीं प्लास्टर कहते लोग।
रोशनी की बात सुनते ही रितिका के चेहरे की मुस्कान फिर ओझल हो गई और वो दौड़ती हुई अपने कमरे के अंदर चली गई। राजनंदिनी बड़ी नाउम्मीद नजरों से रोशनी को गुस्से से देख रही थी। कभी तो शर्म करो रोशनी, बिन माँ बाप की बच्ची को दुख देकर क्या खुशी मिलती है तुम्हें? वो जैसी भी है, तुम जैसी चीप सोच वाली औरत से तो करोड़ों गुना अच्छी है। आज एंगेजमेंट है उसकी, आज के दिन तो उसे खुश रहने दो। राजनंदिनी के इतना कहते ही रोशनी उचक कर सीधा रितिका के कमरे में चली गई, जहां वो अकेले आईने के सामने बैठी थी। रोशनी ने रितिका को गले से लगा लिया। सॉरी बेटा, बुरा मत मानना, मुझसे ना झूठ नहीं बोला जाता, क्या करूं? मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि मेकअप से सच तो बस एक ही दिन छुपाया जा सकता है ना। कभी न कभी विक्रम को तुम्हारे दाग तो दिख ही जाएंगे। इन्हें छुपाने का क्या फायदा? ये सब तो नसीब का खेल है। नसीब अच्छा हो तो मिट्टी सोना बन जाए, और खराब हो तो गुड़ समझ के जहर खा ले कोई। पार्टी शुरू हो चुकी थी। सभी गेस्ट और रितिका के वुड बी इन लॉज आ चुके थे। रितिका को साथ लेकर उसकी दादी पार्टी लॉन पहुंची तो उसकी नजर सीधा पूल साइड बने डेक पर गई, जहां ब्लैक सूट में 6 फीट लंबा हैंडसम लुकिंग विक्रम खड़ा था। रितिका को डेक की तरफ आता देख विक्रम ने डेक की सीढ़ियां उतर मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसे थमा दिया और एक प्रॉपर जेंटलमैन की तरह रितिका को स्टेज पे साथ ले गया। राजनंदिनी विक्रम के मॉम डैड रेवती और दिगंबर से बड़े ही जोश से मिली। रितिका मन ही मन विक्रम को देखकर ब्लश किए जा रही थी और विक्रम की नजर रितिका के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। विक्रम ने रितिका का हाथ थाम लिया और रितिका की आंखों में खुशियों की ऐसी चमक आ गई जैसे उसने सारा जहां जीत लिया हो। हे गॉर्जियस, मुझे नहीं पता था कि 20 साल में इतनी खूबसूरत हो जाओगी, वरना मैं तो कब का दुबई से भाग कर आ जाता तुमसे शादी करने। यहाँ विक्रम और रितिका एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे, डांस कर रहे थे और वहाँ रोशनी के मन में जलन के गुबार उठ रहे थे। किसी भूखी डायन का पुनर्जन्म है ये लड़की। पहले माँ बाप को खा गई, फिर दादी की सारी दौलत हड़प ली और अब विक्रम और उसके बाप का बिजनेस और परिवार भी निकल जाएगी। कहाँ वो हैंडसम नौजवान और कहाँ ये कलंकिनी। इतनी नाइंसाफी तो बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। विक्रम और रितिका की रिंग सेरेमनी का टाइम आ गया था। सभी गेस्ट्स स्विमिंग पूल और डेक के पास जमा थे और बस कुछ ही देर में रिंग्स एक्सचेंज होने जा रही थीं। तभी चिड़चिड़ाई हुई रोशनी एक बड़ा बुके लेकर डेक की ओर लपकी और डेक के पास खड़े एक वेटर को उसने कंधा मारकर पूल में गिरा दिया। पानी उछलकर पूरे डेक पर फैल गया। विक्रम, दिगंबर, रेवती, यहाँ तक कि रितिका भी काफी हद तक भीग गई। बस फिर रोशनी अपनी फेक कंसर्न दिखाते हुए डेक पे चढ़ गई। अरे सॉरी बच्चों, ये नालायक वेटर को भी ना यहीं गिरना था। देखो तो सर से पैर तक भीग गई तुम। रितिका कुछ समझ पाती तब तक रोशनी ने एक वेट टॉवल से उसके चेहरे को पोंछ डाला। रितिका की आंखें हैरत से फटी रह गईं और राजनंदिनी के चेहरे का रंग मायूसी से सफेद पड़ गया। अंगूठी पहनाते हुए विक्रम के हाथ वहीं रुक गए। रितिका के फेस के व्हाइट स्पॉट्स बगैर मेकअप के अब साफ नजर आ रहे थे। ये एंगेजमेंट अब हरगिज नहीं हो सकती। विक्रम फौरन अपने मॉम डैड का हाथ पकड़ डेक से तेजी से उतरकर जाने लगा। तभी राजनंदिनी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। विक्रम बेटा, मेरी बात सुनो। एक बार रिंग सेरेमनी पूरी हो जाए फिर मैं। फिर क्या मिसेस पंडित, क्या सोचा था आपने? हमारी शादी के बाद मुझे सच बताने वाली थी आप? ये रिंग सेरेमनी हरगिज नहीं होगी, हटिए आप। घबराई हुई रितिका विक्रम को जाता देख उसके पास भागकर पहुंची और उसने विक्रम के दोनों हाथों को थाम लिया। हमने कुछ नहीं छुपाया था तुमसे। तुम्हारे मॉम डैड मेरे व्हाइट स्पॉट्स के बारे में जानते हैं। प्लीज डोंट इंसल्ट अस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। विक्कू, तुम तो मेरे दोस्त थे विक्कू। मेरी इस इनसिक्योरिटी का
तुम तो तमाशा मत बनाओ प्लीज। विकू, डोंट यू डेयर टू कॉल मी बाय दैट नेम। अगर सच नहीं छुपाना था तो मेकअप की पुताई करके क्यों आई थी मेरे सामने? Cause you can't accept your ugly fucking truth. जब इस भद्दे दागदार चेहरे को खुद तुम सबके बीच नहीं एक्सेप्ट कर सकती तो मुझसे ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों थी तुम्हें? इस बदसूरती के बोझ को लेकर तुम जीती हो तो शौक से जियो, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। विक्रम की बातें सुनकर रितिका की हवाइयां उड़ गई थी। वो पत्थर की तरह अपनी जगह जमी रह गई और विक्रम के साथ पार्टी के सभी गेस्ट गॉसिप्स करते हुए बाहर चले गए। राजनंदिनी और सकलेश विक्रम के माँ बाप से बात करने की कोशिश में लगे हुए थे और उदास बैठी रितिका के पास तभी रोशनी आई। बहुत गलत हो गया बेटी, मगर ऐसा सच जानकर भला कौन ही शादी को राजी होता। और मैं तो विक्रम को देखते ही समझ गई थी कि वो उनमें से नहीं जो गुड़ समझ के जहर खा ले। रितिका के जख्मी मन को और घायल कर रोशनी मुस्कुराती हुई चली गई। राजनंदिनी और सकलेश विक्रम के माँ बाप से बात करने की कोशिश में हार कर जब घर लौटे तो रितिका घर से गायब थी। स्टाफ, चेक एवरी रूम, एवरी कॉर्नर, फाइंड रितिका। शी कांट बी अलोन राइट नाउ। गो। उधर घर में सब रितिका को ढूंढ रहे थे और वो खुद मुंबई सी लिंक ब्रिज के रेलिंग के सहारे तन्हा खड़ी थी और उसके दिमाग में रोशनी के अल्फाज गूंज रहे थे। मगर ऐसा सच जानकर भला कौन ही शादी को राजी से नहीं जो गुड़ समझ के सच जानकर भला कौन ही शादी को राजी होता। रितिका ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी जेब से फोन निकाला जिसपे दादी की सैकड़ों मिस्ड कॉल थी और फिर रितिका ने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया। राजनंदिनी के फोन पे अचानक रितिका के फोन से कई सारे वॉइस नोट्स आ गए। दादी ने आखिरी वाला वॉइस नोट खोला। मैं आप पर बोझ बनकर और नहीं जी सकती दादी, मुझे इस जिंदगी से आजाद होना है। रितिका। क्या रितिका सच में विक्रम के रिजेक्शन की वजह से ले लेगी अपनी जिंदगी? विक्रम के माँ बाप ने क्यों नहीं बताया था अपने बेटे को रितिका का सच? क्या विक्रम समझ पाएगा कभी रितिका का दर्द? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर। राजनंदिनी अपने बंगलो के लिविंग एरिया में बैठी जो कुछ हुआ उसे सोचकर काफी परेशान हो रही थी। एक तो उन्हें काफी फिक्र थी कि अब उनकी पोती से भला कौन शादी करेगा। विक्रम ने तो भरी महफिल में रितिका की इज्जत को तार तार कर दिया था। दूसरा, रितिका घर पर भी नहीं थी। राजनंदिनी उसे कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी पर रितिका का कॉल भी नहीं लग रहा था। ये नहीं होना चाहिए था। पता नहीं उस बच्ची के नाजुक मन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। अरे कोई फोन लगाओ उसको, पूछो कहाँ है वो। उसको कहो कि उसकी दादी अभी जिंदा है। उस विक्रम से बेहतर लड़का ढूंढ कर लाएगी उसके लिए उसकी दादी। ऐसा लड़का जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसकी सीरत से प्यार करेगा। अच्छा ही है जो खुद चली गई, कम से कम उस डायन से पीछा तो छूटा। अब तो इस पूरी दौलत पर बस हमारा राज होगा। तभी राजनंदिनी के फोन पर अचानक रितिका के फोन से कई सारे वॉइस नोट्स आ गए और राजनंदिनी ने जब उनमें से आखिरी वाला वॉइस नोट खोला तो उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। रितिका, नहीं मेरी बच्ची, नहीं रितिका। वॉइस नोट सुनकर राजनंदिनी हाथ में फोन पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा।
अरे क्या हुआ माँ जी? आप ठीक तो है? क्या हुआ आपको? लगता है माँ जी को अटैक आया है। अरे कोई डॉक्टर को फोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। राजनंदिनी को इस तरह दर्द में तड़पता देखकर सभी लोग बुरी तरह घबरा गए थे। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस को बुला लिया गया था, पर इससे पहले कि राजनंदिनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता, वो अपनी अंतिम सांसें ले चुकी थी। पोती के साथ हुई नाइंसाफी राजनंदिनी सह नहीं पाई थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को, पहले रितिका और अब माँ जी। जहां एक तरफ घर के बाकी लोग राजनंदिनी की मौत पर बिलख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी छोटी बहू रोशनी के मन में अपनी सास की मौत पर लड्डू फूट रहे थे। अब आएगा ना मजा। ये हुई ना बात भगवान जी, अब इस घर पर और इस पूरी जायदाद पर सिर्फ मेरा राज होगा। दूसरी तरफ दिगंबर वर्मा के घर पर भी माहौल गर्म था। उनका बेटा विक्रम अपनी एंगेजमेंट पार्टी में हंगामा करने के बाद अपनी कार लेकर गुस्से में निकल पड़ा था। उसने बहुत पी ली थी और उसी नशे की हालत में कार को सूनी सड़कों पर दौड़ाए जा रहा था। वो बदसूरत लड़की मेरी वाइफ कभी नहीं बन सकती। समझ क्या रखा है उन्होंने मुझे। घर के लिविंग एरिया में दिगंबर वर्मा और रेवती वर्मा आमने सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई पड़ रही थी। अपने बेटे की हरकतों पर दिगंबर वर्मा की नाराजगी लाजमी थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रितिका और विक्रम की शादी तय करवाई थी। उन्होंने गुस्से में विक्रम को कॉल लगाया तो विक्रम ने उनका कॉल नहीं लिया। उन्होंने फिर से कॉल लगाया और इस बार विक्रम कॉल पिक करते ही अपने बाप पर भड़क उठा। तो आप लोगों को उस लड़की की बदसूरती के बारे में सब पहले से ही पता था, फिर भी आप लोगों ने मुझे इस बारे में बताना तक जरूरी नहीं समझा। कैसे सोच लिया आप लोगों ने कि मैं उस जैसी दागदार चेहरे वाली लड़की के साथ शादी करूंगा? हाँ, गलती हमारी ही है जो तुम जैसे नालायक बेटे पर भरोसा किया कि तुम हमारी बात का मान रखोगे। तुम्हें अंदाजा भी है जो तुम करके आए हो उसका क्या अंजाम हुआ है। राजनंदिनी जी की पोती, वो लड़की रितिका, वो सीलिंग ब्रिज से कूद गई है, सुसाइड कर लिया है उसने। अभी पुलिस का कॉल आया था। हाँ, तो इसमें गलत क्या हुआ? ये तो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ऐसे बदसूरत चेहरे के साथ भला कोई कैसे जी सकता है? कम से कम मेरे कहने पर उसे अकल तो आई। विक्रम को रितिका की मौत का जरा भी अफसोस नहीं था। उसके हिसाब से तो रितिका जैसी बदसूरत लड़की को दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं था। रेवती के कहने पर दिगंबर ने फोन स्पीकर पर डाल दिया और इस बार रेवती अपने बेटे को उसकी बेवकूफी पर फटकार लगाने लगी। विक्रम, अपनी हद पार कर रहे हो तुम। ये क्या तरीका है? एक तो गलती की है, ऊपर से तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं है। तुम्हें पता भी है ये मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अरे, रितिका की बॉडी मिलने के बाद पुलिस हमसे भी इस बारे में पूछताछ करने आ सकती है। अरे मॉम, डैड, आप लोग तो उस लड़की की ऐसे तरफदारी कर रहे हैं जैसे मैं आपका बेटा नहीं बल्कि वो आपकी बेटी है। ऐसा भी क्या देख लिया आप दोनों ने उसमें? कभी अगर अपने गुस्से पर काबू करके चीजों को समझने की कोशिश की होती तो समझ आता ना तुम्हें अपने माँ बाप का प्यार। वो लड़की राजनंदिनी जी की पूरी दौलत की अकेली वारिस बनने वाली थी। खजाने की चाबी थी वो लड़की। राजनंदिनी जी अपनी लॉ फर्म भी उस लड़की के नाम करने वाली थी। इसलिए हम तुम्हारी शादी रितिका से करवाकर उनकी पूरी दौलत हासिल करना चाहते थे, पर तुमने ऐन मौके पर सारा खेल बिगाड़ दिया। दौलत की बात आते ही विक्रम का गुस्सा और भड़क गया।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पेरेंट्स ने सिर्फ दौलत के लालच में उसका सौदा कर लिया था। जी, इतना गिर चुके हैं अब आप लोग कि दौलत के लालच में अपने बेटे को उस भद्दी बदसूरत लड़की के गले बांधना चाहते थे। मुझे अब आप लोगों से इस बारे में और बात ही नहीं करनी। इतना कहकर विक्रम ने गुस्से में फोन रख दिया था। उसे अब इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसके गुस्से की वजह से आज किसी की जिंदगी उससे छिन गई थी। विक्रम पूरी रफ्तार से ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक उसका फोन फिर से बजने लगा। विक्रम ने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसकी गर्लफ्रेंड शमा का कॉल था। विक्रम डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे इस मूड में शमा से बात करनी चाहिए या नहीं। शमा के बार बार कॉल करने की वजह से उसका ध्यान पूरी तरह फोन की स्क्रीन पर शिफ्ट हो गया। तभी सामने से चली आ रही एक कार से टकराने से बचाने के चक्कर में विक्रम अपना बैलेंस खो बैठा और उसकी कार सीधा सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई। दूसरी तरफ विक्रम के एक्सीडेंट से बेखबर शमा उसके फोन न उठाने पर उसे बुरी तरह कोस रही थी। ये विक्रम को क्या हो गया? कॉल क्यों नहीं ले रहा है मेरी? इंडिया जाते ही पता नहीं इसको क्या हो जाता है। पक्का वहाँ कोई अफेयर चल रहा होगा इसका। नो विक्रम, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अकेले इंडिया जाने ही नहीं दूंगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जहां एक और वर्मा फैमिली इस पूरे इंसिडेंट पर अफसोस जता रही थी, वहीं दूसरी तरफ पंडित फैमिली पुलिस की टीम के साथ रितिका की बॉडी की तलाश में लगी थी। रोशनी का पति धीरज भी पुलिस टीम के साथ ही मौजूद था। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला बॉडी का? नहीं मिस्टर धीरज, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ पता लगता है तो जरूर बताएंगे। तभी अचानक धीरज का फोन बजा। कॉल रोशनी का था। धीरज फोन लेकर एक तरफ आया और उसने कॉल पिक किया। क्या है, बार बार फोन क्यों कर रही हो? तुमसे कहा है ना कि अगर कुछ पता लगता है तो बताता हूँ। अरे तुम नाराज क्यों हो रहे हो? देखो, ये तो खुशी की बात है ना कि हमारे रास्ते का इतना बड़ा कांटा एक ही झटके में साफ हो गया। अरे ये तो वही बात हो गई, एक तीर और दो निशाने। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे वक्त में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो माँ। अरे अच्छा ही तो है कि माँ जी चली गई, अब उनकी पूरी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? ऐसे वक्त में तुम्हें जायदाद की पड़ी है, और कैसे हो जाएगी जायदाद हमारे नाम? अरे माँ जी तो जा ही चुकी है इस दुनिया से, और वो उनकी लाडली रितिका भी। तो अब बस घर के बाकी लोगों को कन्विंस कर सारी जायदाद अपने नाम करने से कौन रोक रहा है तुम्हें? एक तो तुम किसी टीवी सीरियल की विलेन की तरह बिहेव करना बंद करो। और कैसे करा लोगी तुम जायदाद हमारे नाम? हाँ, रितिका की बॉडी नहीं मिली है पुलिस को अभी तक। जब तक बॉडी नहीं मिलती उसे डेड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, समझी? बॉडी नहीं मिली है तो हम मदद कर देंगे उनकी बॉडी ढूंढने में। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने एक बॉडी अरेंज करवाई है। पुलिस को कुछ पैसे खिलाकर हम उसे ही रितिका की बॉडी साबित कर देंगे और उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। फिर हम राजनंदिनी एसोसिएट्स और बाकी की प्रॉपर्टी के केयर टेकर बन सकते हैं। बस बाकी लोगों को तुम्हें कन्विंस करना होगा। इतना तो कर लोगे ना तुम? बोलो। राजनंदिनी पंडित का अंतिम संस्कार हो चुका था और प्लान के मुताबिक रोशनी ने एक लावारिस लाश को रितिका की बॉडी साबित कर दिया था। सभी लोग रितिका और राजनंदिनी की मौत का शोक मना रहे थे। अभी रितिका का नकली अंतिम संस्कार चल ही रहा था कि रोशनी ने अपनी चाल का अगला दांव चलते हुए झूठी नम आंखों के साथ सबके सामने शोक जताना शुरू किया। माँ जी और रितिका तो अब रहे नहीं। जो हुआ बहुत बुरा हुआ बेचारी बच्ची के साथ, पर अब कर भी क्या सकते हैं? शायद नियति को यही मंजूर था। पर अब आगे क्या करना है, इस बारे में सोचना तो होगा ही। रितिका तो अब इस दुनिया में रही नहीं। ऐसे में माँ जी का बिजनेस और उनकी प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा? एक काम करते हैं, अगर मुझे इस प्रॉपर्टी और बिजनेस का केयर टेकर बना दिया जाए तो मैं संभाल लूंगी सब। वैसे भी अब किसी को तो सब संभालना ही होगा ना।
घर वालों को भी भला रोशनी की बात पर क्या एतराज होता। और वो ही हुआ जो रोशनी चाहती थी। वो अब इस पूरे एम्पायर की अकेली मालकिन बन बैठी थी। पर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि रितिका का नकली अंतिम संस्कार तो उसने कर दिया था, पर वो मरी नहीं थी। कोई था जो रितिका की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया और उसने उसे बचा लिया था। आखिर कौन था जिसने बचा लिया था रितिका को? क्या रितिका ले पाएगी अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर।